हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर अनुबल शिवाल। और आज का हमारा ऑनलाइन लेक्चर का टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये जो टॉपिक है ये बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन की यूनिट फर्स्ट से लिया गया है। और अगर आपने अर्लियर ऑनलाइन लेक्चर देखे हैं तो उसके अंदर मैंने लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बीच में डिफरेंस को बहुत ही क्लियरली समझाया है। और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री जो टॉपिक हमने पढ़ा था, ये टॉपिक उसी का एक एक्सपेंडेड पार्ट है। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसी का एक टॉपिक है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम इसकी जो डेफिनेशन है वो एक बार फिर से देख लेते हैं। डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जब किसी अवकल समीकरण में आश्रित चर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि नॉर्मली या जनरली हमारे पास में y होता है तथा उसका अवकलज यानी कि dy/dx प्रथम घात में हो, यानी कि उनकी पावर जो है वो हमारे पास में क्या हो, 1 हो, तो वह समीकरण हमारे पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की वो कुछ इस तरीके की होती है, dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q। जहाँ ये p और q आपको जो दो अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहे हैं ये एक्चुअल में क्या होते हैं, आइदर ये फंक्शन ऑफ x होते हैं, यानी कि y के साथ साथ हो सकता है आपको x की कोई टर्म दिख जाए और इक्वल्स टू में आपको x की कोई टर्म दिख जाए, या फिर ये कोई कांस्टेंट होते हैं, यानी कि p और q दोनों कांस्टेंट भी हो सकते हैं और x के फंक्शन भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम जो है ये दोनों वेरिएबल्स को आपस में इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज का मतलब कि y जो अभी यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना दें, और x जो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है अगर उसे डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह लें, तो हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की वो जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, dx/dy प्लस p1x इक्वल्स टू q1। और यहाँ p1 और q1 जो ये अल्फ़ाबेट्स हैं ये एक्चुअल में फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और इस इक्वेशन के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या है, y है। तो p1 q1 फंक्शन ऑफ y है या फिर सम कांस्टेंट है। सेम जैसे इसके अंदर p और q फंक्शन ऑफ x होते हैं या फिर कोई कांस्टेंट होते हैं, उसी तरीके से p1 और q1 जो है फंक्शन ऑफ y या फिर कोई कांस्टेंट हो सकता है। अब ये हमें पता लग गया कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं वो इस तरीके की दिखाई देती हैं, जहाँ पर p और q जो है x के फंक्शन या कांस्टेंट हो सकते हैं। अब इस तरीके की इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो इनका सॉल्व करने का जो प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर में सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि कोई भी आपको इस तरीके की इक्वेशन दे रखी है जिसमें आपको dy/dx दिखाई दे रहा है, y दिखाई दे रहा है और उनकी पावर जो है वो 1 है, 1 से ज़्यादा नहीं है, तो ऐसी जो इक्वेशन है इनमें सबसे पहला हमारा टास्क जो होता है वो अवकलज का जो कोफिशिएंट है उसे इकाई बनाना होता है। यानी कि अगर dy/dx के साथ कोई एक्स्ट्रा टर्म दे रखी है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उस टर्म को वहाँ से हटाना है, क्योंकि dy/dx का कोफिशिएंट हमें क्या चाहिए, इकाई चाहिए। इकाई बनाने के बाद में हम क्या करेंगे कि जो अवकलज का गुणांक इकाई बनाने के बाद में जो इक्वेशन आएगी उस इक्वेशन को हम हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन है उससे कंपेयर करेंगे और वहाँ से p और q की वैल्यू निकालेंगे। p और q की वैल्यू निकालने के बाद में सेकंड जो टास्क होता है हमारा वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनके समाकलन गुणांक निकालना होता है। इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है e की पावर p dx का इंटीग्रेशन, मतलब p का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और अगर हमें सेम इक्वेशन 2 जो है इसके लिए अगर हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, e की पावर p1 एंड dy। तो यहाँ पे dy क्यों लिया गया है, क्योंकि यहाँ हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है। जब हमारे पास में if की वैल्यू निकल के आ जाती है तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है कि आपका सॉल्यूशन जो है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो ये जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास में क्या होता है, y, और y को आपको मल्टीप्लाई करना है if से। y यहाँ पर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल को हमें हमारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, इक्वल्स टू हमें इंटीग्रेशन लेना है q इंटू if का। q आपके पास में यहाँ कंपैरिजन से इसकी वैल्यू निकलेगी और if आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इन दोनों का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, प्लस चूँकि इंटीग्रेशन होता है तो हमारे पास में कांस्टेंट c भी आता है। अगर सेम जो सॉल्यूशन है हम वो सेकेंड इक्वेशन के लिए देखें तो हमारे पास में इक्वेशन जो सॉल्यूशन है उसमें
क्या चेंज होगा, जहाँ आपको y दिखाई दे रहा था वहाँ पर x हो जाएगा। तो यहाँ देखिए y जो है वो x हो गया, और जो ये इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा था वो यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में होगा। सेम जो सॉल्यूशन का पैटर्न है वो एक जैसा ही रहेगा, बस यहाँ पर हमारे वेरिएबल जो है वो क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा हमने और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखा, और अगर हम x y को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो इंटरचेंज करने के बाद में लीनियर इक्वेशन की फॉर्म किस तरीके की दिखाई देगी। उसके बाद में हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका देखा कि किस तरीके से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स और अनसॉल्व क्वेश्चंस लेकर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल में जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो दे रखी है cos स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10x। तो सबसे पहला जो काम होता है हमारे पास में ये चेक करना कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। cos ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स और y जो है वो पावर 1 में आ रहे हैं, और कोई ऐसी टर्म नहीं है यहाँ पर जो इस इक्वेशन को नॉन लीनियर बनाएगी। और अभी इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमारा सबसे पहला काम जो होता है वो क्या होता है कि डी वाई बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसे इकाई बनाना है, यानी कि उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो जो भी एक्स्ट्रा टर्म डी वाई बाई डी एक्स के साथ साथ आ रही है उससे हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में भाग दे देंगे। तो भाग देने के बाद में आपको क्या दिखेगा कि कॉस स्क्वायर एक्स से जब पूरी इक्वेशन में भाग देंगे तो वाई अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 10x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ जो ये टर्म है ये सॉल्व होकर हमारे पास में बन जाएगी सेक स्क्वायर एक्स 10x। अब जब हमने इसका कोफिशिएंट 1 बना दिया है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हमें इक्वेशन प्राप्त हुई है उस इक्वेशन को हम हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे इसका कंपैरिजन करेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो आप याद कर लीजिए, क्योंकि आपको ये हर क्वेश्चन और हर एग्जाम्पल में आपको इसी की हेल्प से पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखा। अगर हम कंपेयर करें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि y के साथ में जो टर्म यहाँ आ रही है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, p, दैट मीन्स p इक्वल्स टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स, एंड q अगर कंपेयर करें तो हमें क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स 10x। अब हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि p और q दोनों ही क्या है, x के फंक्शन है। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म की डेफिनेशन में भी कहा था कि p और q हो सकता है कोई कांस्टेंट हो, और हो सकता है x के कोई फंक्शन हो। ये ध्यान रखिए कि ये दोनों x के ही फंक्शन होने चाहिए। अब p और q की वैल्यू निकलने के बाद में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास में क्या होता है, e की पावर में इंटीग्रेशन होता है p का रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस इक्वेशन के लिए हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है। तो e की पावर में हमें क्या करना है, p का इंटीग्रेशन करना है। तो p की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारे पास में क्या होता है, 10x होता है। दैट मीन्स जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसकी वैल्यू हमारे पास में क्या निकल कर आ गई है, e की पावर 10x। अब जो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न के अंदर हम हमारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो वो पैटर्न क्या होता है, y इंटू आई एफ, यानी कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके साथ हमें क्या करना है, आई एफ से मल्टीप्लाई करना है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के अंदर q इंटू आई एफ करना है, और इस टर्म का हमें इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ मैं बार बार y और x की जगह इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को अगर वेरिएबल इंटरचेंज हो जाए तब भी सॉल्यूशन निकालने में कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, डिपेंडेंट वेरिएबल को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है, इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन किया है हमने q इंटू आई एफ का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस सम कांस्टेंट c। अब जो वैल्यूज़ हमने निकाली थी वो सारी वैल्यूज़ इस सॉल्यूशन के फॉर्म में हम पुट कर देंगे। पुट करने के बाद में इक्वल्स टू में हमारे पास में हो जाएगा y इंटू ई की पावर 10x इक्वल्स टू, और यहाँ अगर हम वैल्यू पुट करें तो q की जगह हम रखेंगे सेक स्क्वायर एक्स 10x, और आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास में क्या है, e की पावर 10x। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देंगे हम, और इसका हमें dx के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, प्लस हम कांस्टेंट c हमारे साथ में चल रहा है। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 10x को हमने यहाँ पर t कंसिडर कर लिया, और 10x का जो डिफ्रेंशिएशन है वो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी हो गया। तो सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स इन दो टर्म्स की जगह हमारे पास में क्या जाएगा, डी टी, और 10x जहाँ जहाँ आपको दिखाई दे रहा है वहाँ आप क्या कर देंगे, t पुट कर देंगे। तो अब हमारा जो इंटीग्रेशन है वो रिड्यूस हो गया है, इंटीग्रेशन ऑफ t e की पावर t dt प्लस सम कांस्टेंट c।
तो हमें दिखाई दे रहा है कि इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास में दो फंक्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है टी और एक आ रहा है ई की पावर टी। तो हमने खंडशः समाकलन का नाम सुना है। हम क्या करेंगे, इन दो फंक्शंस का इंटीग्रेशन जो है वो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स यानी कि खंडशः समाकलन से करेंगे। एक बार मैं आपको खंडशः समाकलन जो है वो थोड़ा सा ब्रीफ कर रही हूँ यहाँ पे। तो खंडशः समाकलन में हमें क्या करना होता है कि दो फंक्शंस में से इंडिविजुअल फंक्शन को फर्स्ट और सेकंड फंक्शन नाम देना होता है। तो ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हम कैसे ऑप्ट करते हैं, आई लेट एक हमारे पास में फॉर्मूला होता है जिसमें आई स्टैंड करता है इन्वर्स फंक्शन के लिए, एल लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए, ए जो है एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए, टी ट्रिग्नोमेट्रिक और ई जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए स्टैंड करता है। तो यहाँ जो हमारा t है वो क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, और e की पावर t जो है वो क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो a यहाँ पर e से पहले आ रहा है, इसका मतलब जो t है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और e की पावर t जो है वो हमारे पास में क्या आ रहा है, a के बाद में आ रहा है, तो ये हमारे पास में सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन डिसाइड करने के बाद में अब हम खंडशः समाकलन का यूज़ करके इनका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट जो फंक्शन होता है उसे हम बाहर रखते हैं, और सेकंड जो फंक्शन होता है उसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। फिर उसके बाद में एक कंप्लीट इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, और इस इंटीग्रेशन के साइन के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट फंक्शन था जो इंटीग्रेशन के साइन से बाहर था उसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और इस डिफ्रेंशिएशन को मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड फंक्शन के इंटीग्रेशन से, और जो भी इसको सॉल्व करने के बाद में टर्म आएगी उस टर्म का हम वापस से इंटीग्रेशन करेंगे, कंप्लीट इंटीग्रेशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ देखिए टी के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, ई की पावर टी का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस ई की पावर टी आ जाएगा। तो ये जो कंप्लीट इंटीग्रेशन है इसके अंदर हमारा फंक्शन आ गया 1 इंटू ई की पावर टी, दैट मीन्स ई की पावर टी, और ई की पावर टी का हमें क्या करना है, डी टी के रिस्पेक्ट में फिर से क्या करना है, समाकलन करना है। और इस टर्म को सॉल्व करने के बाद में हमें क्या मिल गया, टी ई की पावर टी, और इस टर्म से हमें क्या मिल जाएगा, ई की पावर टी। दैट मीन्स जो हमारा सॉल्यूशन है इस इंटीग्रेशन का वो क्या आ जाएगा, t-1 ई की पावर टी जो है वो दोनों टर्म्स में आ रहे थे, तो इसे हमने कॉमन ले लिया प्लस सम कांस्टेंट c। अब हम यहाँ पर t की जो वैल्यू हमने कंसिडर की थी 10x, उससे इसको रिप्लेस कर देंगे। तो जहाँ जहाँ आपको t दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ आप 10x पुट कर देंगे। इसके बाद में हमें ध्यान रखना है कि इक्वल्स टू में हमारे पास में y इंटू ई की पावर 10x का एक फैक्टर एक टर्म भी चल रही है। तो यहाँ पर हम y इंटू ई की पावर 10x इक्वल टू में लिख देंगे। अगर आपको अपना सॉल्यूशन बिल्कुल y से सेपरेटली चाहिए कि y के साथ कोई भी टर्म ना आए, तो हम क्या करेंगे, e के पावर जो 10x है इससे पूरी इक्वेशन में या पूरी जो टर्म है उसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। भाग देने के बाद में और इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद में जो हमारा आंसर है वो इन फॉर्म ऑफ y और x आ जाएगा। तो ये हमारा जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया। हमें जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करते वक्त ध्यान रखना है कि सबसे पहले ये चेक करना है कि इक्वेशन जो है वो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। अगर वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसकी जो डेरिवेटिव है उसका कोफिशिएंट हमें 1 बनाना है। कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद में हम हमें जो इक्वेशन प्राप्त होती है उसको हम हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ साथ कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करके हम p और q की वैल्यू निकालते हैं, और p और q की वैल्यू से IF और सॉल्यूशन के परफॉर्मे में या जो सेट पैटर्न है उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करके हम हमारा आंसर जो है वो x की फॉर्म में प्राप्त कर लेते हैं। अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में जो सेकंड टाइप के स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी उसके अंदर हमने वेरिएबल को क्या किया था, इंटरचेंज किया था। तो अब हमें देखना है कि वेरिएबल इंटरचेंज की ज़रूरत जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्चुअल में हमें क्यों पड़ती है। तो यहाँ देखिए कि मैंने आपको लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के डेफिनेशन में बताया था कि अगर मान लीजिए आपके पास में आपकी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, लॉगरिथमिक टर्म या एक्सपोनेंशियल टर्म के अंदर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि y अगर आ रहा है, तो ये जो टर्म्स होती हैं वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉन लीनियर बनाने का काम करती हैं। और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका अभी हमने नहीं सीखा है, और उनको सॉल्व करना इतना ईजी नहीं होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन वो जो है लीनियर फॉर्म में बनी रहे ताकि हम उसे ईजिली सॉल्व कर सकें। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आपको अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में
साइन, कॉस, लॉग या ई के साथ साथ में वाई की टर्म दिखे, तो आप ऐसी इक्वेशंस को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अपने वेरिएबल्स को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। जैसे कि इसका एक एग्जांपल हमने लिया है। इस इक्वेशन के अंदर मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि जो हमारी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है उसके अंदर हमारे पास में क्या आ रहा है, y आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं ये इक्वेशन dy/dx की फॉर्म में रखूँगी तो इस टर्म की वजह से मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर बन जाएगी। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन को dy/dx में ना पुट करके हम dx/dy में पुट करेंगे, क्योंकि जैसे ही हम dx/dy में इक्वेशन को पुट करेंगे तो ये इस टर्म की वजह से हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो नॉन लीनियर नहीं बनेगी, क्योंकि नॉन लीनियर के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के साथ साथ हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल आना चाहिए। तो जैसे ही हम dx/dy करेंगे तो यहाँ पर x जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो अगर जैसे ही x हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा तो ये जो टर्म है वो हमारी अगेन प्रॉब्लमेटिक टर्म नहीं रहेगी। तो इस टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम जो है वेरिएबल इंटरचेंज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर हम ये dy/dx से इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो ये सॉल्व करना इतना ईजी नहीं रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन में dy/dx ना लेकर dx/dy से इसको सॉल्व करेंगे। तो dx/dy करने पर यहाँ पर हम थोड़ा सा टर्म्स को इक्वल टू के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे और अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो जो हमारी इक्वेशन है वो कुछ इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी, और इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी तो इसको थोड़ा सा और सेपरेट करके लिखेंगे। तो ये वाली टर्म अगर हम इस तरफ ले आते हैं इक्वल टू के, तो हमारी जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी, जिसके अंदर हमने y को x में और x को y में इंटरचेंज किया था, उस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम यहाँ लिखेंगे। और स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखने के बाद में हम कंपेयर करेंगे कि p1 और q1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास में क्या होंगी। तो यहाँ कंपैरिजन करने से हमें दिख रहा है कि x के साथ का जो कोफिशिएंट है वो आपका क्या होता है, p1। तो p1 इक्वल्स टू हो गया आपका 1/1 + y², और q1 जो है वो सिंपली हमारे पास में क्या हो गया, tan इनवर्स y/1 + y²। यहाँ p1 और q1 जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ y है, और y यहाँ पर क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। p1 और q1 की वैल्यू आने के बाद में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के अंदर हमें सिंपली कुछ नहीं करना, e की पावर में इंटीग्रेशन करना है p1 का विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि y यहाँ पर फिर से अगेन मैं बोल रही हूँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। p1 की वैल्यू पुट करेंगे 1 + y², और इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + y² जो है वो क्या होता है, tan इनवर्स y होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो हमारा क्या निकल के आ गया, e की पावर tan इनवर्स y। अब जो हमारा सॉल्यूशन का सेट पैटर्न है उसके अंदर हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारा जो सेट पैटर्न है सॉल्यूशन का वो क्या है, x × if इक्वल्स टू q × if, और इसका इंटीग्रेशन करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल y। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू जो है वो हमारे पास में क्या निकल के आई थी, e की पावर tan इनवर्स y, तो वो हम यहाँ पुट कर देंगे। q हमारे पास में क्या था, tan इनवर्स y/1 + y², तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को यहाँ पुट कर देंगे। तो अब हमें क्या करना है, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका वही, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया है, tan इनवर्स y को अनदर वेरिएबल t कंसिडर कर लिया है, और tan इनवर्स y का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 1/1 + y² dy इक्वल्स टू dt। ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो रिड्यूस हो गया है e की पावर t × t dt के अंदर, और इक्वल्स टू में हमारे पास में ये टर्म भी चल रही है। अब जो लास्ट एग्जांपल था उसके अंदर भी हमने सेम e की पावर t और t का इंटीग्रेशन किया था, तो वहीं से हम रिज़ल्ट का यूज़ करके डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं कि इसका इंटीग्रेशन जो है हमारे पास में क्या होगा, e की पावर t t-1 + c। आप चाहें तो कंडीशन मार्कलन से आप उसको फिर से सॉल्व करके देख सकते हैं। तो जो हमारा रिजल्ट है वो यही आएगा। अब जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, tan इनवर्स y। तो t को रिप्लेस कर देंगे tan इनवर्स y से, और यहाँ इस टर्म में भी हमें tan इनवर्स y नहीं देखना।
tan इनवर्स y पुट कर दिया। इसके बाद में जो x के साथ में e की पावर में tan इनवर्स y है उससे हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में फिर से भाग दे देंगे। फिर से भाग देने के बाद में क्या हो जाएगा कि इस वाली टर्म से e की पावर tan इनवर्स y हट जाएगा और c के साथ जो है e की पावर tan y में एक टर्म आ जाएगी। तो जो हमारा आंसर है वो सेपरेटली x और y की फॉर्म में हमें मिल चुका है। दैट मीन्स अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर आपको लगता है कि कोई टर्म जो है वो dy/dx की डिफरेंशियल इक्वेशन में उसको नॉन लीनियर बना सकती है, तो हम वहाँ पर उसमें वेरिएबल को इंटरचेंज कर देंगे। वेरिएबल को इंटरचेंज करने के बाद में हम उसको लीनियर फॉर्म के पैटर्न से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ हम एक्सरसाइज का एक अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम ले रहे हैं। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की दे रखी है, sin x /dx प्लस 3y इक्वल्स टू cos x। सबसे पहले तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है बिकॉज यहाँ पर y और dy/dx की जो पावर है वो हमारे पास में 1 आ रही है। और भी कई तरीके होते हैं जैसे हम एक इक्वेशन को चेक करते हैं कि वो लीनियर है या नहीं है, और वो मैं अर्लियर लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ, तो आप उससे एक बार इसे चेक करके देखें कि क्या ये इक्वेशन लीनियर है या नहीं है। तो यहाँ ये इक्वेशन जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहला टास्क हमें क्या करना होता है कि जो डेरिवेटिव होता है उसके कोफिशिएंट को हमें 1 बनाना है, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा टर्म है उससे हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में भाग दे देंगे। और भाग देने के बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के बाद में जो हमारी इक्वेशन है वो कुछ इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी, dy/dx प्लस 3y और sin x जो है 1/sin x, उसको हम क्या लिख सकते हैं, cosec x इक्वल्स टू cot x। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से इसे कंपैरिजन करेंगे तो p और q की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो p इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास में 3 cosec x और q इक्वल्स टू cot x। यहाँ से हम if की वैल्यू निकालेंगे। if e की पावर में इंटीग्रेशन है p dx का, p की वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद में हम जानते हैं कि cosec का जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास में क्या होता है, log 10x/2। इसका एक इंटीग्रेशन ये भी होता है, बट ये जो इंटीग्रेशन है इसकी वजह से हमारा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, log 10x/2 वाला इंटीग्रेशन लेकर चलेंगे, और इसके आगे हमारे पास में 3 भी आ रहा है। तो log के फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, अगर log n के आगे कोई टर्म आ रही है m, तो हम इस टर्म को क्या कर सकते हैं, n की पावर में ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये 3 है वो क्या चला जाएगा, 10x/2 की पावर में चला जाएगा। और यहाँ हम देखेंगे कि e और log एक दूसरे के एंटी होते हैं, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो सिंपल जो हमारा if है वो क्या निकल के आ जाएगा, 10x/2 का क्यूब, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 10³ x/2। नेक्स्ट अब हमारा जो सॉल्यूशन का पैटर्न होता है उस पैटर्न के अंदर हम सारी वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देंगे। तो हमारा पैटर्न क्या होता है, y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल प्लस सम कांस्टेंट c। यहाँ हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। पुट करने के बाद में देखेंगे कि इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास में cot x है और 10x/2 का क्यूब है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि ना तो cot x का इंटीग्रेशन 10x होता है, ना 10x का इंटीग्रेशन cot x होता है। तो ये दोनों टर्म, ये दोनों फंक्शन एक दूसरे की इंटीग्रेशन में किसी भी तरीके की हेल्प नहीं करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे इंटीग्रेशन को किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि जैसे इसके अंदर एंगल जो है वो हमारे पास में पूरा आ रहा है, कंप्लीट है, जबकि इसके अंदर एंगल जो है हमारे पास में क्या है, हाफ में है। तो हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के 2 फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे कि cot x जो है वो बराबर होता है 1/tan x के, और 10x का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, 10(2x) का पढ़ा है एक्चुअल में। तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो हमें एंगल को हाफ करने की है, तो फॉर्मूला में 10x के लिए लिख रही हूँ, 10x इक्वल्स टू 2tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan² x/2। तो यहाँ इन दोनों फॉर्मूलों का यूज़ करके मैंने यहाँ cot x को रिप्लेस कर दिया है 1 माइनस tan² x/2 अपॉन 2tan x/2 इंटू 10x/2 का जो क्यूब है इसकी एक टर्म जो है वो अपॉन के 10x/2 से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद में हम देखेंगे कि 1 माइनस tan² x/2 बचेगा हमारे पास में, और दूसरी टर्म बचेगी tan² x/2, और इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। अब हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ sec² x तो पॉसिबल है, बट इंटीग्रेशन ऑफ tan² x जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम क्या करेंगे, एक थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन ये करेंगे कि tan के टर्म को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, sec के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ट्रिग्नोमेट्री का अगेन एक फॉर्मूला यूज़ किया है, 1 प्लस tan² x बराबर होता है sec² x के। तो इस फॉर्मूले से मैंने इस टर्म को रिप्लेस कर दिया है sec² x/2 माइनस 1 से।
इसके बाद में ये टर्म जो है वो मैंने अलग अलग इंडिविजुअली दोनों टर्म से क्या करी है, मल्टीप्लाई कर दी है। मल्टीप्लाई करने के बाद में थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव पार्ट है जो आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं करना चाहें, कोई और मेथड आपके पास में इसको सॉल्व करने का, तो आप उस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ इस इंटीग्रेशन को हम अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे और 1/2 जो है वो कॉमनली हमारे पास में चल रहा है। नेक्स्ट जो है इसके बाद में हम अलग अलग सेपरेटली जो इंटीग्रेशन के टर्म्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि टर्म के अंदर सेक और टेन दोनों आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 10x/2 को सम कांस्टेंट सम अनदर वेरिएबल t कंसिडर कर लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 sec² x/2 dx, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। इस तरीके से दूसरी वाली जो टर्म है ये सिंपली सॉल्व हो जाएगी हमारे पास में। 2 का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, तो 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और sec² x/2 का जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास में सिंपल क्या हो जाएगा, 10x/2, और ये जो हमारे पास में एंगल में जो कोफिशिएंट है 1/2 वो क्या हो जाएगा, हमारे पास में डिवाइड हो जाएगा इस टर्म के अंदर, तो ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा 210x/2। इस तरीके से इस वाली इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में जो सॉल्यूशन है वो आ जाएगा t - t³/3। t हमने किसे माना था, 10x/2 को, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। पुट करने के बाद में हमारे पास में जो रिमेनिंग जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके का होगा। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि इक्वल टू में हमारे पास में y.10³ x/2 की टर्म भी चल रही है। अब चाहें तो आप अपना आंसर यहीं पर छोड़ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कुछ टर्म को इधर उधर शिफ्ट भी कर सकते हैं। जैसे 10³ यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो हम इन 10³ की टर्म को एक तरफ रख लेंगे, बाकी टर्म जो है एक तरफ रख लेंगे, तो हमारा आंसर ये भी होगा और ये भी होगा। अब जहाँ तक चाहें इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के इस लेक्चर के अंदर डेफिनेशन पढ़ा, हमने उसका वर्किंग प्रोसीजर देखा, उसके बाद में हमने 2 एग्जांपल देखे और एक अनसॉल्व प्रॉब्लम देखी। इसी तरीके से आप जो अपनी बुक के रिमेनिंग जो एग्जांपल्स हैं और क्वेश्चन हैं वो ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी एग्जांपल या क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपने रिलेवेंट व्हाट्सएप ग्रुप में उस क्वेरी को आप पोस्ट कर सकते हैं। ये वीडियो जो है वो आपको कॉलेज के यूट्यूब हैंडल की प्लेलिस्ट BSc पार्ट 2nd ईयर मैथ्स में मिलेगा। थैंक यू।